हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है 2 अंक स्तरीय प्रश्न वो लेकर आया हूं। तो दोस्तों मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर दोस्तों आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी यह सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ सके। क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न जो मैं आपको 2 अंक स्तरीय बताने वाला हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, यानी कि आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों अब देखते हैं मैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर जानते हैं दोस्तों कि हमारा वस्तु जब, जैसे कि मान लें कि मैं आपके लिए एक अवतल दर्पण के बारे में, सूत्र के बारे में मैं एक वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से देख सकते, या दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं जिसमें दोस्तों मैंने आपको हाथ पर लिखकर भी समझा दिया हूं कि अवतल लेंस के कौन सा प्रतिबिंब कहाँ रहेगा और कौन सा वस्तु कहाँ रहेगा और कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में मैं आसानी और सबसे सरल तरीका बता दिया। तो दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो इस प्रश्न का आप जवाब अपने और स्वयं ढूंढ कर बता सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न कहा था पहला कि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव P पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब वस्तु P यानी ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब किसी स्रोत से प्रकाश आती है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। लेकिन दोस्तों इसमें प्रश्न कहा, इसमें आंसर कहा कि जिस माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से चलकर और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश का दिशा परिवर्तन हो तो इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो गया यही। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, या दोस्तों अपवर्तनांक क्या है। तो इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है अपवर्तनांक से हम यह समझते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सेंटीमीटर के अनुपात को परावर्तनांक कहती है। तो दोस्तों इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं n बराबर c/cm। तो यह हमारा सूत्र हो गया अपवर्तनांक। तो इस तरीका से हम इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, ये n बराबर c/cm के सूत्र पर निकाल के। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों कि दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसको ही हम दोस्तों अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है अपवर्तनांक के नियम को लिखिए।
अपवर्तन के नियम को लिखें। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के हमारे कितना है, 2 नियम है। आप भी जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे अच्छे से फिजिक्स तो आप जानते होंगे कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम। तो दोस्तों पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु एवं अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। आप जानते होंगे दोस्तों कि एक आकृति जैसे मान लीजिए कि आपका प्रतिबिंब, जैसे कि जानते हैं कि त्रिभुज आकार के प्रतिबिंब जब बनता है तो दोस्तों कोई भी किरण आती है तो यह आपतित किरण हुई, और जब यहाँ से किसी बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब होता है वह एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इसी को हम दोस्तों अपवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन के प्रथम नियम। दूसरा नियम है दोस्तों कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण I की जया और अपवर्तन कोण R की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को ही स्नेल का नियम है। तो दोस्तों हम जानते हैं यह इसका दूसरा नियम है। तो हम जानते हैं दोस्तों स्नेल का नियम, अगर आप पढ़े हैं तो स्नेल का नियम भी जानते होंगे, क्योंकि स्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R। तो दोस्तों यह परीक्षा में आपको यह इंपोर्टेंट है, अपवर्तन का नियम जो है इंपोर्टेंट है, यह आपको परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो जरूर दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि स्नेल का नियम बहुत ही VVI और MVVI इसको समझिए, क्योंकि यह बहुत ही पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न 7वां है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आप देखे होंगे प्रिज्म होता है या तो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो होता है जिससे हमें प्रकाश वर्ण विक्षेपित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी प्रिज्म से कोई भी एक प्रकाश के किरण अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो दोस्तों वह प्रिज्म के आगे जाकर क्या होता है कि वर्ण विक्षेपित, यानी कि एक प्रकाश की सूर्य की प्रकाश के किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो यह हमारा प्रिज्म है। तो दोस्तों इसमें आंसर है इसका कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, प्रिज्म। पारदर्शक के अर्थ होता है दोस्तों आर पार दिखाई दे रहा, तो पारदर्शक माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या दोस्तों उत्तल लेंस क्या है। तो इसमें देखेंगे कि वैसे लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये आप जानते ही होंगे कि मध्य, यानी कि यहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में बताया कि उत्तल लेंस हम किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में जानते ही हैं कि उत्तल लेंस एक है कि जैसे कि मानते हैं कि बाहरी भाग, जैसे कि आप जानिए कि बीच का भाग मोटा और ऊपर यानी कि दोनों सिरा का भाग, जैसे कि मानते हैं कि एक गुब्बारा इस तरह होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका मुंह भाग है, जो ऊपर वाला भाग है यह पतला होगा और बीच का भाग जो होता है यह उभरा होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। तो या आप इस तरह से पिक्चर बनाकर और देख सकते हैं कि हमारा अंगुली वाला जो भाग है यह पतला यानी कि चिपटा हुआ है और यह बीच का भाग जो है यह उभरा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, उसी को हम कहेंगे क्या, उत्तल लेंस। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि हमें कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, हमेशा धनात्मक। आगे देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं या अवतल लेंस क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है वैसे लेंस जिसके मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। कह रहा है दोस्तों इसमें कि वैसे लेंस जिसके मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि कोई भी
वस्तु को कि कोई भी वस्तु जब होगा तो वह कैसे होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार होगा दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए कि उंगली का भाग जो है कि फैल गया और बीच का भाग क्या हुआ, चिपक गया, यानी कि ये भाग जो है यह चिपक गया और उंगली वाला भाग जो देख रहे हैं आप दोस्तों फैला दिए हैं। तो फैला दिए तो इसका अर्थ है क्या कि किनारे की अपेक्षा बीच में पतला और किनारा का भाग क्या होगा, मोटा होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस। जैसे कि इसमें परिभाषा के अनुसार बता दिया गया कि वैसे लेंस जिसके मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा है और उसे ही अवतल लेंस कहेंगे और अवतल लेंस कहते हैं। तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। आगे है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, वक्रता केंद्र क्या है या वक्रता केंद्र किसे कहती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि लेंस की घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, लेंस की घेरने वाली गोलीय सतह को केंद्र के वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि आप एक वृत्त खींचते हैं और वृत्त के खींचते हैं तो बीच में केंद्र डालते हैं, यही हमारा केंद्र हुआ, यानी वक्रता केंद्र। तो जिस वृत्त को यानी कि जिस केंद्र को वृत्ताकार प्रिज्म घेरेगी उसी को हम कहेंगे क्या, वक्रता केंद्र। आगे है दोस्तों कि लेंस के सूत्र क्या है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या दोस्तों आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूछ सकता है कि लेंस के सूत्र को लिखे। तो आप कैसे लिखेंगे, तो अगर याद होगा तो लिख लेंगे और ना याद हो तो दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपको इसमें इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्न मैं बता रहा हूं, जिसमें बिहार बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि लेंस के सूत्र पूछ रहा है। तो लेंस का सूत्र होगा दोस्तों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह हमारा क्या हुआ, लेंस का दूरी यानी कि लेंस के सूत्र हुआ। और इसी प्रकार दोस्तों आप दर्पण सूत्र भी देखे होंगे, जिसमें दोस्तों इसी प्रकार है, लेकिन इसमें माइनस है, लेंस में माइनस और उसमें प्लस जोड़ा जाता है, बस यही अंतर है इसमें। तो आप सही से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कि किसी लेंस की क्षमता मापी जाती है। किसी लेंस की क्षमता हम किससे मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है कि किसी लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वह P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि दोस्तों यह हमारा है कि किसी लेंस की क्षमता मापी जाती है तो किससे, तब P बराबर 1/f, यही हमारा फोकस दूरी यानी कि लेंस की क्षमता, इसी से हम माप सकते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़े थे कि P बराबर यानी कि पढ़े क्या दोस्तों, हमारे लेंस की क्षमता के सूत्र ही होता है। यदि कोई क्षमता पूछ दे तो इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर इससे हम इसे फोकस दूरी यानी कि व्युत्क्रम होती है और इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसे हम दोस्तों इसका आंसर जानते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियां की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कुछ मापना हो या चाहे कुछ भी करना हो, तो जैसे मान लीजिए आप कि हमें खेत मापना होता है तो वहां पर रस्सी या सेंटीमीटर से हम मापते हैं, या जो भी चीज होता है उससे मापते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम भी जब अगर हम किसी प्रतिबिंब की यानी कि किसी निर्धारण यदि किसी प्रतिबिंब को निर्धारित करते हैं तो कोई न कोई वस्तु का हम उसका उपयोग नापने में करते हैं। उसी नापने की प्रक्रिया हमें दोस्तों क्या कहलाती है, चिन्ह परिपाटी कहलाती है। तो एक बार और जान जाते हैं इसका परिभाषा की कैसे हम लिखते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियां की एक निश्चित एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस के उपयोग को लिखिए। उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में। किसमें किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी कैमरा, गाड़ियों के साइड मिरर में, जो गाड़ी में लगाते हैं साइड मिरर, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों
अवतल लेंस का उपयोग। अब अवतल लेंस का उपयोग क्या है, यानी किसमें करते हैं और कैसे, यानी किसमें करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अवतल लेंस का उपयोग जो है निम्न रूप से हम करते हैं। जैसे कान, नाक और आंख के इलाज में डॉक्टर करते हैं देखने के द्वारा, जैसे कि कान, आंख, नाक के इलाज में डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों सोलर कुकर में। सोलर कुकर में गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, हवा का बुलबुला पानी में, जैसे कि आप देखते होंगे कि पानी में हवा का बुलबुला, जैसे कि जब बारिश होता है या घर से टपकता है पानी, यानी कि जैसे कि आपका छत होगा तो उससे पानी टपकता होगा, तो आप देखते हैं जहां गिरता है जमीन पर वहां पर बुलबुला बनता है। या दोस्तों बारिश के समय में देखते होंगे कि जब पानी की बूंद, जब पानी नीचे, जब पानी पड़ा हुआ रहता और जब उसमें गिरता है, जब उसमें बुलबुला बनता है तो वह बुलबुला कैसा प्रतीत होता है। तो देखने में तो दोस्तों उत्तल की तरह लगता है, लेकिन वह उत्तल होता नहीं, क्या होता है, अवतल की तरह भांति काम करती है, इसीलिए हम उसे अवतल लेंस की भांति कह सकते हैं। और अवतल लेंस में उदाहरण हम लिख सकते हैं कि बुलबुला कैसा काम करता है, तो अवतल लेंस की भांति। अब आगे है दोस्तों टॉर्च लाइट, यानी कि टॉर्च लाइट में भी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है यह, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहती है। जैसे दोस्तों इसमें कहा आंसर कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जैसे किसी स्रोत से, जैसे मान लीजिए कि आपको सूर्य एक स्रोत है, वहां से क्या आ रहा है, प्रकाश की किरणें। अब वह प्रकाश की किरणें आ रही है, तो किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस जब लेंस पर टकराती है और जब वह अपवर्तन होती है तब जिस बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर वह क्या होती है, मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि हाँ ठीक है, उसे ही हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। तो जैसे दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वास्तविक और आभासी। कुछ वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और कुछ आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों तो इसमें है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या क्या है। तो इसके आंसर जानते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जान गए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे है दोस्तों, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलते हैं आगे, देखते हैं उसी प्रकार की आभासी प्रतिबिंब भी, और उसके बारे में, आभासी प्रतिबिंब के बारे में भी जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो कंफर्म है कि आपको 2 अंक स्तरीय जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा यह आपका मजबूत हो जाएगा। और आप इस वीडियो को देखकर और आप परीक्षा एग्जाम में जाएंगे हॉल में, तो आप जरूर हमें याद करेंगे कि सर बताए थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सच में यह टकरा गया। तो दोस्तों इसे आप 1 या 2 बार जरूर देखें, और या ना अगर 1 बार देखते हैं तो इसे लिख लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।